सभी को प्रणाम। 5 मिनट कपालभाति से दिन की शुरुआत करने से पूरा दिन एनर्जेटिक होता है, एनर्जेटिक रहता है, पूरा दिन फ्रेश रहता है। लेकिन अगर इस प्राणायाम को आप थोड़ा सा भी गलत तरीके से करते हैं तो इसकी लाभ की बजाय कई बार हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस प्राणायाम को, इस प्रैक्टिस को, इस अभ्यास को बहुत ही सही तरीके से करें ताकि हमें इसका पूरा लाभ हो। कपालभाति के जितने लाभ हमें पता है, इनकी नुकसान और लिमिटेशंस के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी है। इवन मैं कहूँगा कि लिमिटेशंस के बारे में पहले पता होना बहुत ज़रूरी है कंपेयर टू इसके बेनिफिट्स, क्योंकि जब हम करेंगे तो बेनिफिट्स तो होंगे ही होंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं करना चाहिए, जो लोग लिमिटेशंस के अंदर आते हैं और अगर वो लोग भी इस अभ्यास को करते हैं बिना किसी अनुभवी टीचर की देखरेख में, तो वो लाभ तो उनको होंगे नहीं, अपितु वो अपना नुकसान जरूर कर बैठते हैं। तो इसलिए इनके लिमिटेशंस को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके लाभ के साथ साथ इनकी कुछ जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में भी पूरी तरह अच्छे से जानकारी दूंगा। कपालभाति पे बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी है और अभी भी रिसर्च चल रही है जो इसके ऑथेंटिक और इसके पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स है, पॉजिटिव जो इसके प्रमाण है वो साबित करते हैं कि इसके कितने सारे लाभ हैं। साथ में इसके जो लिमिटेशंस है उसके बारे में भी हमें रिसर्च से काफ़ी सारी सहायता मिली है। तो इसलिए आज मैं आपको इन सब रिसर्च के हिसाब से लाभ और नुकसान और इसकी लिमिटेशंस के बारे में अच्छे से बताऊंगा। और हमारा चैनल आपको योग के साथ साथ आयुर्वेदिक और डाइट के बारे में भी बताता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी हेल्थ जो है अच्छे से और स्वस्थ आप रह सके और सुनहरी रह सके। आज हम बात करेंगे कपालभाति के। सबसे पहले कुछ लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। कपालभाति जो एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, इसके लाभ तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही हैं। यह हमारे प्राण एरिया लंग्स से रिलेटेड है। ओके, सो लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव करता है, लंग्स की हेल्थ को इंप्रूव करता है, तो हमारे लंग्स के लिए सबसे बड़ा इसका लाभ है। दूसरा इसका सबसे बड़ा लाभ है डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि कपालभाति एक सत्कर्म क्रिया के अंदर आता है, तो यह हमारे अंदर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है थ्रू ब्रीदिंग के। इसलिए इसको डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में भी बहुत अच्छे से अच्छा अभ्यास माना गया है। तीसरा इसका अभ्यास है कि यह मोटापा कम करता है, बेली फैट कम करता है। जी हाँ, बेली फैट के लिए भी यह बहुत अच्छा अभ्यास माना गया है। जो लोग कम से कम 500-600 स्ट्रोक प्रतिदिन करते हैं, साथ में इसके अगर डाइट का भी पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि इससे फोर्स पड़ता है स्टमक पे, स्टमक की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उन पे खिंचाव आता है, तो ये स्टमक के लिए, स्टमक की मांसपेशियों में तनाव लाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो स्टमक को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास माना गया है। नेक्स्ट इसका बहुत अच्छा लाभ है, स्ट्रेस को कम करता है, क्योंकि इसको फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग प्रैक्टिस भी कहा जाता है। फ्रंटल ब्रेन जो हमारा मस्तिष्क का फ्रंट पार्ट है, सामने वाला पार्ट है, इसकी क्लींजिंग के लिए इसको प्रैक्टिस को कहा जाता है। जब आप एक्सेल फोर्सफुली करते हैं, इसमें होता क्या है कि आप एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन, नॉर्मल जब हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें क्या हो रहा है, एक्टिव इनहेलेशन, पैसिव एक्सेलेशन, तो इसमें हमारा उल्टा हो गया एकदम। तो इसलिए इसमें हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रेंथनिंग मिलती है, नर्वस सिस्टम भी हमारा इससे अच्छे से स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसलिए ये स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर देता है, स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म कर देता है अगर आप इसका रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद इसमें सबसे अच्छा इसका लाभ है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब आपकी टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलते हैं, आपकी स्ट्रेस कम से कम हो जाती है, ऑटोमेटिक आपकी इम्यूनिटी जो है बूस्टअप होती है। नेक्स्ट इसका लाभ है, यह हमारे चेहरे पर चमक लेके आता है। कपाल मीन्स हमारा सिर, हेड, भांति मीन्स चमकीला, तो हमारे चेहरे पर ये चमक लेके आता है। जब टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं तो इससे हमारी बॉडी अंदर से सफाई हो रही,
जब बॉडी अंदर से सफाई होती है तो इससे त्वचा निखरती है, इसलिए यह चेहरे पर अलग ही चमक लेके आता है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि इतने सारे इसके लाभ हैं। नाउ लाभ की हमने बात कर ली, अब बात आती है कि इसके कुछ जो लिमिटेशंस हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके बारे में जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा इसका एक लिमिटेशंस ये है कि जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, मेडिसिन चल रही है लेकिन फिर भी हाई ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहता है, मेडिसिन चलने के बावजूद उनको बहुत देख रेख में करना चाहिए, उनको किसी अनुभवी टीचर की देख रेख में ही करना चाहिए, अपने से ना करें। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, अंदर एक गर्मी पैदा हो रही है, अंदर जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा इसमें एक्टिव हो रहा है। इससे बॉडी अंदर जब ज़्यादा एक्सर्शन होता है तो ब्लड प्रेशर शूट अप करता है। इसलिए देख रेख में अगर करेंगे, देख रेख से मेरा मतलब है टीचर आपको बोलेगा स्लो कीजिए, जितना स्लो वो बोलता है उतना ही आपको करना है। तो स्लो करने से आपको नुकसान नहीं होगा, वो फिर धीरे धीरे फायदा ही करेगा। दूसरा इसका लिमिटेशंस है कि न्यूरोलॉजिकल जिसको डिसऑर्डर है, जैसे एपिलेप्सी हो गया, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, पार्किंसन हो गया, और भी दूसरी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को ये प्रैक्टिस बिल्कुल देख में ही करनी चाहिए, या मैं कहूँ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये अभ्यास से न्यूरोलॉजिकल डिजीज वाले जो पेशेंट हैं उनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई है, क्योंकि सीधा सा इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पर। जैसा कि इसको एक फ्रंटल ब्रेन क्लिनजिंग प्रैक्टिस कहा जाता है, सीधा सा इसका इफेक्ट हमारे न्यूरॉन्स पे पड़ता है, जो कई बार जो प्रॉब्लम अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसको इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल देख रेख में करें या ना करें, इसकी जगह आप दूसरा जो अभ्यास है प्राणायाम के, जैसे भ्रामरी हो गया, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, वो आप जरूर कर सकते हैं, इसको ना करें। तीसरा हो गया जिनको हार्ट का इश्यू है, किसी प्रकार के हार्ट की सर्जरी हुई है या हार्ट में किसी प्रकार का भी कोई भी दिक्कत है, वीक है हार्ट, तो उनको भी इस अभ्यास से बचना चाहिए और किसी अनुभवी टीचर की देख रेख में करें। चौथा जिनको हर्निया का इश्यू है उनको भी देख रेख में करना चाहिए या उनको भी नहीं करना चाहिए अभ्यास, क्योंकि इससे हर्निया का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। पांचवा जिनको IBS का इश्यू है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या बहुत ज़्यादा किसी को स्टमक का इश्यूज है, क्योंकि इसमें स्टमक की इन एंड आउट हो रहा है, आपको जैसा पता है स्टमक का मूवमेंट हो रहा है। तो अगर आपका ऑलरेडी स्टमक में इश्यूज है, ऑलरेडी स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है, तब इस अभ्यास को आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो कई बार इस अभ्यास से आपकी स्टमक की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नेक्स्ट इसका एक लिमिटेशंस है कि जिनकी रिसेंट में कोई सर्जरी हुई है कहीं पे भी, चाहे बैक हो, चाहे आपकी स्टमक हो, चाहे हार्ट हो, कहीं पे भी आपकी कोई रिसेंट में सर्जरी हुई है, तो फिर आपको देख के करना चाहिए, या जब तक आप उस सर्जरी से उबर न जाए तब तक आपको इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे आप रिकवरी में आ जाए, रिकवर आप हो जाए कंप्लीटली, उसके बाद ही इस अभ्यास को स्टार्ट कीजिए, तब जाके आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो ये थे इसकी कुछ लिमिटेशंस जिनको आपको ध्यान में रखना सबसे पहले है। लाभ बाद में ध्यान रखेंगे, लिमिटेशंस को सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, ताकि जो पीछे लाभ हैं वो हमें ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि पहले लिमिटेशंस को ध्यान में रखिए, लाभ को ध्यान में इतना रखने की आवश्यकता नहीं, वो पीछे पीछे ही आ रहे हैं। ओके, तो इसलिए कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अगर आप इसको ध्यान में रख के करें, अगर आप इसके दोनों जो पॉइंट हैं, प्लस और माइनस, दोनों पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रख के करेंगे तो आपके इसको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो देखा फ्रेंड्स, कितने सारे इसके लिमिटेशंस हैं, कितने सारे इसके लाभ भी हैं। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हेल्थी रहिए, प्रैक्टिस डेली करते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।